नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज चैप्टर खोलने जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्हें कई बार लोग हैदराबादी भाईजान भी कहते हैं। ओवैसी भी भारतीय राजनीति का गजब का कैरेक्टर है बॉस। कानून के जानकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं। चाहते तो भारतीय मुसलमानों के लिए एक मॉडर्न राजनीति की लाइन खींच सकते थे, लेकिन घूम फिरकर ओवैसी की लाइन मजहबी सीमाओं और कहीं कहीं तो अलगाव के खांचे में फंसती दिखती है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? ओवैसी मुसलमान करने से आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? आजकल काहे आग बबूला हो रखे हैं ओवैसी, और कौन सा नया सियासी कांड किया है जिसकी चर्चा हर तरफ है? और क्यों इतना मुसलमान करने के बाद भी मुसलमान उनको भर भर के वोट नहीं देता? आज ये सब कुछ आपको कायदे से समझाऊंगा जब ओवैसी का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पचास का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान। तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? सर्वे नहीं, यहां पर कुछ था। कब था रे भाई? नहीं, 500 साल पहले था। अम्मा, बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। अने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम। वो बड़ी बेताब हैं, बेचैन हैं, बेपरवाह हैं, और जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं अमा वो रजाकार हैं। भाईजान जिस हैदराबाद से आते हैं वहां कभी रजाकारों की शरई शमशीरें हिंदुओं पर चमकी थी। फिर जो हुआ वो तारीख में दर्ज है। रजाकारों की भड़काने और उकसाने की एक अलग सियासत लेकर हैदराबादी भाईजान चलते हैं। बात संविधान की करते हैं, लेकिन जुबान पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। हम 70 साल से यही कर रहे हैं। दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं, मगर जब हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे घर नहीं है, तुम्हारा बच्चा जेल में है, तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं, हमने वोट डाल दिया। अरे किसको डाला तुमने वोट? ओवैसी की राजनीति का भड़काऊ सिरा कहां से जुड़ता है यह आपको आगे बताएं। पहले ये समझना जरूरी है कि हाल फिलहाल भाईजान चर्चा में क्यों। दरअसल हैदराबादी भाईजान ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। इसने हिंसा भड़काई, दंगों की साजिश रची। दंगे कराने के लिए ताहिर हुसैन ने पैसे भी खर्च किए। अब ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि जितने कानून तोड़ने वाले हैं, जितने गुंडे, माफिया या दंगाई हैं, उन्हीं पर ओवैसी भाईजान इतने मेहरबान क्यों? फिर संविधान का तकिया कलाम क्या सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए? असल मुद्दा कानून या संविधान नहीं, मजहब है। क्योंकि जब माफिया अतीक अहमद का कत्ल होता है तो ओवैसी छाती पीटते वहां पहुंच जाते हैं और उसकी मौत पर सरकार पर इल्जाम लगाते, मुसलमानों पर जुल्म बताते हैं। इसी तरह माफिया मुख्तार की मौत पर भी आंख बंद करके आरोप लगा देते हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। फिर मुसलमानों को भड़काते हैं, इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते हैं। और अब तो भाईजान ने दिल्ली दंगों के आरोपी को मुसलमान होने के नाम पर टिकट दे दिया। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है, और एक तरह से ये एक धमकी भी हिंदुओं की के लिए है।
ये धमकी है और नहीं तो क्या है। जिसने षड्यंत्र रचा, जिसने कॉन्स्पिरेसी की, जिसने लोगों की जान गंवाने के लिए पूरी की पूरी षड्यंत्र रची, आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सच ये है कि ओवैसी की राजनीति हर उस राह को पकड़ती है जो उल्टी चलती है। संविधान की सीमाओं का जुमला उछालते ओवैसी हर वो काम करते हैं जिसमें गहरे और खतरनाक कूट संदेश रहते हैं। मजहबी राजनीति की महीन कारीगरी उन्हें विरासत में मिली। बैरिस्टरी का पेशा उन्हें शातिर तरीके से कानूनी दांवपेचों से बचने का कमाल का हुनर देता है। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे कानून और कानून के कारिंदों का मजाक उड़ाना, उन्हें धमकाना ओवैसी ब्रदर्स का सियासी शगल रहा है। मजहबी उकसावे से वो माहौल बिगाड़ देने की धमकियां सरेआम देते रहे। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। चंद्रन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। तो क्या ओवैसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ठीक वैसी ही दिखती हैं जैसी कभी जिन्ना की हुआ करती थी? बीजेपी के कई नेता ओवैसी की राजनीति को जिन्ना वाली राजनीति के बरक्स बताते हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला वही है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफियर बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा उठाना, मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम हिंदुओं से नफरत और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। क्या पुलिस और कानून व्यवस्था कायम करने वाली एजेंसी का मखौल उड़ाकर अराजकता का बीजारोपण ओवैसी कर रहे हैं? क्या वो ऐसे कारकुनों की फौज खड़ी करना चाहते हैं जो देश की पुलिस और कानून को इसी तरह से हल्के में ले? क्या ओवैसी ब्रदर्स की कट्टरपंथी राजनीति का आधार ही अराजकता है? क्योंकि ऐसी ही धमकियां, ऐसी ही गीदड़ भभकी ओवैसी ने यूपी चुनावों के दौर में। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? लेकिन जब एक्शन होता है तब बिलबिलाना भी खूब आता है। भाईजान को विक्टिम या पीड़ित बनते देर नहीं लगती। संविधान की दुहाई देते हलक सूखने लगता है।
दरअसल ओवैसी की खानदानी राजनीति का चैप्टर जुड़ता है MIM से। MIM मतलब मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। ये वो पार्टी थी जिसे 1927 में बनाया गया था हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान की सलाह पर। MIM निजाम का समर्थन करने वाली पार्टी थी, लेकिन जितना सीधा मामला दिखता है उतना था नहीं बॉस। खेल कुछ और ही था। साल 1944 में MIM का अध्यक्ष बना कासिम रिजवी। इसी के नेतृत्व में MIM ने जल्द ही एक हथियारबंद मिलिशिया यानी रजाकारों की फौज तैयार की। अब ये रजाकार भारत माता की जय बोलने के लिए तो तैयार थे नहीं, या नहीं उसके लिए तैयार किए गए थे। इनको तो एक तरह से सुपारी दी गई थी हैदराबाद राज के हिंदुओं के नरसंहार की, ताकि तत्कालीन सरकार को ब्लैकमेल करके हैदराबाद को दक्षिणी पाकिस्तान बना दे। MIM यानी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हैदराबाद के निजाम की वफादार थी। इसी पार्टी की आइडियोलॉजी पर जमीन पर हथियारबंद मजहबी रजाकार गैर मुसलमानों का कत्लेआम मचाते थे। 1948 में ऐसा ही हुआ। आजादी के बाद अधिकतर रियासतें तो विलय के लिए राजी हो गई थी, लेकिन हैदराबाद ने विलय से इनकार कर दिया और अपना अलग देश बनाने की ठानी। तब MIM का अध्यक्ष कासिम रिजवी हुआ करता था। KM मुंशी ने अपनी किताब द एंड ऑफ एन एरा में लिखा, कासिम रिजवी का कहना था कि कागज पर कलम से लिखी इबारत से बेहतर है कि हाथ में तलवार लेकर मरा जाए। उसने निजाम से कहा कि अगर आप हमारे साथ रहे तो बंगाल की खाड़ी की लहरें निजाम के कदमों को चूम लेंगी। उसने रजाकार को भड़काते हुए कहा कि हम महमूद गजनवी की नस्ल से हैं और अगर हमने तय कर लिया तो हम लाल किले पर आसफ शाही का झंडा फहरा देंगे। मजहबी लाइन की इसी धुरी पर रजाकारों ने हिंदुओं का बर्बर नरसंहार शुरू कर दिया और इसमें सबसे विभत्स था 27 अगस्त 1948 को हुआ भैरमपल्ली नरसंहार। नतीजा ये हुआ कि भैरमपल्ली में हिंदुओं को लक्ष्य करते हुए रजाकारों ने हमले किए और किसी को नहीं छोड़ा। बूढ़ों बच्चों तक को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। पानी सिर से ऊपर जा चुका था। अब एक्शन की बारी भारतीय सेना की। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो को हरी झंडी दे दी। 12 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। 1373 रजाकार जहन्नुम पहुंचा दिए गए। हैदराबाद स्टेट के 87 जवान भी मारे गए, जबकि सेना के 66 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। रजाकारों का खात्मा हुआ। कासिम रिजवी पकड़ा गया। 1948 में MIM को बैन कर दिया गया। कासिम रिजवी 9 साल जेल में रहा। पाकिस्तान उसे भेज दिया गया। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि उसके बाद MIM का क्या हुआ यह कि रिहाई के बाद कासिम रिजवी ने पहला काम यह किया कि उसने पार्टी की सारी ताकत अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों में सौंपी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद के जाने माने वकील थे और असदुद्दीन ओवैसी के दादा। उन्होंने फौरन MIM की कमान अपने हाथ में ली और नाम तो वैसे ही रहने दिया, लेकिन उसके पहले AI यानी ऑल इंडिया जोड़ दिया। यानी MIM बन गई AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे, और अब असदुद्दीन ओवैसी इस पार्टी के कर्ता धर्ता है। कई बार AIMIM पर रजाकारों वाली विचारधारा पर ही चलने के आरोप लगते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि रजाकार चले गए, हम वफादार हैं। पर पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि अगर AIMIM का रजाकारों से, उनकी विचारधारा से कोई रिश्ता नहीं था तो फिर AIMIM ही नाम क्यों रखा? कुछ और नाम रख लेते ना भाई। आप बहुत ज़हीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का ऑल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें।
कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी ब्रदर्स दरअसल MIM की ही महीन कट्टरपंथी और अलगाववादी राजनीतिक फार्मूले पर काम करते हैं। संविधान की रट सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि कानूनी पचड़े में न पड़ना पड़े। बाकी सारी हरकतें कासिम रिजवी वाले जहर से कम नहीं। कि मुसलमान के पास क्या है मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। देख ले वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे बाप दादा ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। 800 साल की हुक्मरानी की बात करने वाले ओवैसी ब्रदर्स का हलक सूखने लगता है जब कुछ मस्जिदों के सर्वे की बात हो। जब हिंदू समाज अपने अधिकारों और आस्था के केंद्र पर किए गए जबरन कब्जे के आरोप लगाते कोर्ट की शरण में जाता है, तब कट्टरपंथी लकीर पर ओवैसी कोर्ट और सरकार तक को कटघरे में खड़े करने से बाज नहीं आते। संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बाहर से आए इस्लामिक लुटेरों ने हिंदू मंदिरों को लूटा, उन्हें तोड़ा और उनके खंडहरों पर मस्जिदें बनवाई। जाहिर है ये सब कोई गंगा जमुनी तहजीब की नींव रखने के लिए तो नहीं किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर पर आया फैसला और वहां बना राम मंदिर उसी सत्य पर मुहर है। ज्ञानवापी की असलियत वहां हुए सर्वे में सामने आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके ओवैसी देश की अदालतों और यहां तक कि राम मंदिर पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक पर सवाल उठाते रहे। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। तो क्या ऐसी तकरीरें ओवैसी की सियासी तरकीबों का अहम हिस्सा हैं, जिसके जरिए वो मुसलमानों का मसीहा बनना चाहते हैं, जो लगातार इस बात को किसी टेप रिकॉर्डर की तरह अपनी मजलिसों में बजाते हैं कि 75 सालों में देश के मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, अन्याय हुआ। ओवैसी यहाँ तक कहते हैं कि दलित समाज को तो आरक्षण मिला, लेकिन मुसलमानों को नहीं। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। हैदराबाद में ओवैसी की राजनीति का नफरती कार्ड खूब चला है। इसकी बड़ी वजह रही है हैदराबाद लोकसभा सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। कट्टरपंथ के चूल्हे पर भाईजान की मजहबी खिचड़ी दादा परदादा के वक्त से पकती रही है। यही फार्मूला ओवैसी हैदराबाद के बाहर भी सेट करते दिखते हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के चुनावों में उन सीटों पर ओवैसी हाथ आजमा चुके हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में रही है। बावजूद इसके हर बार AIMIM औंधे मुंह गिरती है। ओवैसी की तिलमिलाहट की एक बड़ी वजह ये भी है। यूपी चुनावों में जहां उनकी पार्टी को 0.49% वोट मिला, तो गुजरात के चुनाव में 0.29% वोट मिले, जबकि हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में 0.61% वोट मिला। यानी कि इन 3 चुनावों में ओवैसी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मुसलमान चिल्लाने वाले ओवैसी के लिए क्या वाकई मुसलमानों की बेहतरी कोई एजेंडा है?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस वक्त कानून संशोधन बिल के खिलाफ ओवैसी अपने भाषणों में ये बताते फिरते हैं कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्ति छीनने की है, ऐसे हमलों के बीच ही वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ये भी दावा कर चुके हैं कि वक्फ की 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर ओवैसी का काम चल रहा है, जबकि नियम कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्त तक वक्फ की संपत्ति लीज पर नहीं ली जा सकती। लीज के बदले वक्फ को बहुत मामूली किराया दिया जाता है। तो क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर इसलिए ओवैसी भाईजान की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं? वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि ओवैसी अपनी भड़काने और उकसाने वाली लाइन पर फसल तैयार करते हैं, लेकिन काट कोई और ले जाता है। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में भी ऐसा ही झटका ओवैसी को लग चुका है। पहले ओवैसी ने इंडी गठबंधन के साथ सटने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं। तो फिर मजबूरी में पिछली बार से भी कम सीटों पर वो मैदान में उतरे और चौचक गिरे। हार दर हार से उपजा ओवैसी का दर्द गिरते पारे के साथ रह रह कर चढ़ता है। मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको। संसद में या सभाओं में या फिर चुनावी रैलियों में ओवैसी अपनी राजनीति का सिरा मुसलमानों की रहनुमाई से ही जोड़ते रहे हैं। इस बार भी संसद में चर्चा के दौरान ओवैसी घूम फिर कर 5 कोणों पर ही अटकते दिखे। उन्होंने सरकार पर वक्फ की संपत्ति छीनने का आरोप लगाया, उर्दू भाषा को खत्म करने का आरोप लगाया, मस्जिदों को छीनने की साजिश करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दरअसल हिंदुत्व से जुड़ा है, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 75 सालों से मुसलमानों को उपेक्षित किया गया। इन गंभीर आरोपों के साथ ओवैसी यहां तक कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे किया गया कि मुस्लिम लोग चुनाव जीत ही न पाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया, असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अकलियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा, या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से, वो चलता रहेगा। ओवैसी पर अविश्वास की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ तो वो संविधान, न्याय और इंसाफ का रट्टा मारते हैं, दूसरी तरफ दंगे के आरोपी को टिकट देने से गुरेज नहीं करते। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली की 70 सीटों में से करीब 2 दर्जन यानी 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें से 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुए तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस और आप पार्टी कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी मुल्क के खिलाफ है। माने ये लोग हमको बी टीम, कांग्रेस और आप, और बीजेपी कहती है कि ओवैसी नया जिन्ना है। माने जिन्ना किधर है मुझे नहीं मालूम। राजनीतिक हमले अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि ओवैसी कथित सेकुलर झंडा बरदारों के सेट कोटियों को तो बिगाड़ सकते ही हैं, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने AIMIM के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा,
क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का ट्रेंड देखें तो मुसलमानों ने भर भर कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। आम आदमी पार्टी को 83% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 13 और बीजेपी को 3% मुसलमानों के वोट मिले थे। इसी तरह साल 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों ने वोट किया था, कांग्रेस को 20% और बीजेपी को महज 2% मुसलमानों का वोट मिला था। तो क्या वाकई ओवैसी राजनीति का एक अलग तरह का संतुलन बिठा रहे हैं? लेकिन इस संतुलन के पीछे मंशा है क्या? सवाल यह भी है कि क्या मुसलमानों का मसीहा बनने को बेताब ओवैसी को खुद मुसलमान परख रहे हैं? जो भी हो, पर ओवैसी जानते हैं कि 20% का इकलौता लीडर बनने का सपना फिलहाल तो दूर की ही कौड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।